प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। यूपी पैट का एग्ज़ाम आज 15 अक्टूबर 2022 को दो शिफ्ट में हुआ। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 का पेपर बना के हम लोग डाल चुके हैं। ये शिफ्ट 2 का पेपर है जो 15 अक्टूबर सन 2022 को हुआ है। सेकंड मीटिंग वाला पेपर है, ये शाम के टाइम हुआ था। ये 3 से 5 का इसका समय था। और इस पेपर में समझने लायक बात यह है कि पैट के जो पेपर आप लोग दे रहे हो, इन पेपर्स में आप लोगों को 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आप इसे ध्यान से देखना, ये बार बार फोकस करके दिखाता हूँ अपनी वीडियोस में। 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे यदि आप कोई भी गलत उत्तर देते हो। तो इस पेपर को हमने ध्यानपूर्वक बनाने का प्रयास किया, बच्चों का समय नष्ट ना करते हुए बिल्कुल सीधे सीधे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं हम और इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। ये शिफ्ट सेकंड है, यूपी टेट शिफ्ट सेकंड, 15 अक्टूबर सन 2022। इसमें पहला क्वेश्चन मिला था बच्चों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ए उसका बेटा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमत में वृद्धि की है। कथन नंबर 2 है, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो बच्चों, कथन नंबर 2 कारण है और कथन नंबर 1 इसका प्रभाव है। यदि सरकार शुल्क बढ़ाती है तो किसी भी चीज की कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था इसका। किसी भी सीरीज में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। इंग्लिश वाला पोर्शन में मैं इसको पूरा दिखा रहा हूं आपको। इसका आंसर है कथन सेकंड कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ था, शिफ्ट 2 में पूरा आ गया है, दिन शुक्रवार। पूरा नकल उतरा हुआ प्रश्न है, शिफ्ट ए और शिफ्ट बी में सेम टू सेम। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? तो बच्चों, इसका आंसर डी है, TGGFDE। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच चलाया गया है और ये जो ट्रेन है ये दिल्ली से चली है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो ये भी नेपाल को दी गई है बच्चों। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है और इसकी प्रगति के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। बच्चों, 301, 701, 401, इनमें पहली संख्या बड़ी है और दूसरी छोटी है। इनमें 101 ऐसा है जिससे पहली और अंतिम संख्या दोनों बराबर है, तो ये अलग हो सकता है। अगर हम पहले और अंतिम अक्षरों के हिसाब से देखें, 3, 1 दोनों विषम संख्याएं हैं, 7 और 1 विषम संख्या है, 1 और 1 विषम संख्या है, तो इस हिसाब से 401 भी अलग हो सकता है। अब देखते हैं आयोग इसमें कौन सा चेक करता है, परंतु हमारे हिसाब से 101 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता शासन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो बच्चों, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किए हैं, BEL। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम की योजना जो शुरू हुई है बच्चों, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने शुरू किया बच्चों। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर डी है। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमन डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो बच्चों, कॉमनवेल्थ का जब भी जिक्र आता है, पहले ये समझ लीजिए कॉमनवेल्थ होता क्या है। वो देश जो कभी ना कभी यूके यानी कि इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं और अब स्वतंत्र देश हैं, वो कॉमनवेल्थ के सदस्य कहलाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, किस संस्थान ने इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो बच्चों, ये नीति आयोग ने की है। इसके आगे बढ़ते हैं, नया प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने ये योजना लागू की है उत्तर प्रदेश के अंदर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, तो बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो वाराणसी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो बच्चों ये 5 राज्य हैं। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो ये ज़्लॉटी है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये लक्षद्वीप है बच्चों। आगे बढ़े, नया प्रश्न, छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आईसीआईसीआई बैंक का बहुत अच्छा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, ये इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक ने लागू किया है। आगे नया प्रश्न आ गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो बच्चों अहिंसा के रूप में पूरे विश्व के अंदर केवल एक ही व्यक्ति को जाना जाता है, वो अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और इनका जो जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो यही विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्को डी गामा का मकबरा ये कोच्चि में है, केरल के अंदर। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है और कथकली जो है केरल का है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है, तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा सत्र को निरस्त भी कर सकता है और इसको स्थगित भी कर सकता है। पुस्तक विंग्स ऑन फायर किसकी आत्मकथा है, बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत ही चर्चित पुस्तक का नाम है विंग्स ऑन फायर। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है तटीय रेखा में परिवर्तन, यानी कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो समुद्र के तल में वृद्धि होगी और तटीय रेखा में परिवर्तन हो जाएगा, फसल चक्र भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका ये सभी इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, थॉमस कप जो है बैडमिंटन में दिया जाता है। आजकल के पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति, ये पैराग्राफ मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ, आप इसे देखते हुए वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल आराम से इसको दिखाऊंगा आपको। ध्यानपूर्वक इसे देखें, जब आपको पढ़ना हो तो वीडियो पॉज कर लें। ये पूरा पैराग्राफ आपको मैं दिखाऊंगा, 2 पैराग्राफ इसके अंदर आए हैं। इसका पहला प्रश्न है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा है, तो माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, सुख चैन की जिंदगी बसर करने के लिए और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये लोग जाते हैं। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे प्रबल तर्क यही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विदेशों में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्वारियों की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते, तो इसका कारण है जग हंसाई से बचने के लिए। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है, तो इसके लिए 2 पीढ़ियों का अंतराल अपने आप में दोषी है, इसके लिए कोई और दोष हम नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, यह ऐसा कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिसमें उनकी संतानें अपने साथ नहीं रख पाती हैं, तो बच्चों के परिवार के सदस्यों रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते रहना बुजुर्गों को शोभा नहीं देता है। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है, अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो बच्चे अधूरे संस्कार जो है इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद आ गया, ये इसे भी आप ध्यान से पढ़ें। बहुत धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। कई बार बच्चों के पास पेपर नहीं होता है, इसलिए मैं इस पैराग्राफ को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो रोक रोक के इसको पढ़ सकते हैं ताकि आप प्रश्नों को सही तरह से समझ के उत्तर दे पाएं। आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं, तो बच्चों ऐसे माता पिता जो भविष्य के लिए अपने पास कुछ बचा कर रख लेते हैं, जिनके पास आमदनी का कोई स्रोत होता है, ऐसे माता पिता बच्चों का मुंह ही नहीं ताकते हैं। तो जितने तर्क इसमें दिए गए हैं इनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या है?
पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर नए बोझ बने और नए अपनी राय थोपें। ये सबसे सरल तरीका है। आगे बढ़ते हैं। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे प्रबल तर्क। तो बच्चों, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी करना इसका सबसे प्रबल उत्तर है। पूरा प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया है। 34 नंबर है ये। आगे बढ़ते हैं 35। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, ऐसे ही बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। ध्यान से देख लें प्रश्न को। पूरा प्रश्न मैंने आपको स्लॉट में दिखा दिया है। 35। अब आएगा 36 नंबर। ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, मैंने इसको रोका हुआ है, वीडियो पॉज कर लें। प्रश्न को जितने ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर निकालना उतना ही आसान हो जाएगा बच्चों। इसका पहला प्रश्न, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो इसका है उत्तर ई, जिला ई, डिस्ट्रिक्ट ई। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो जिला ए है इसका आंसर। 37। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 88.54 इसका आंसर आएगा बच्चों। पूरा क्वेश्चन एक ही बार में आपकी स्क्रीन पर है। 39। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किन वर्षों में सबसे अधिक था? तो इसका आंसर 2012 आएगा बच्चों। जिन बच्चों को इन प्रश्नों के सॉल्यूशन चाहिए, उत्तर चाहिए कि किस तरह हमने सॉल्व किया है, वो या तो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें, हम उसमें आपको कॉपी पे सॉल्व करके भेज देंगे, या फिर दूसरा इसकी वीडियो बनाकर हम अगली वीडियो में इसको पूरे को सॉल्व करके हम दिखा देंगे। जिला डी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी में उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? तो इसका उत्तर 2013 आएगा बच्चों। इसके बाद एक और तालिका आ गई है, क्वेश्चन नंबर 41 से 45। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इस तालिका को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, रोका हुआ है मैंने, वीडियो पॉज करके आप चाहें तो कॉपी के ऊपर डाल लेना इसको। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तालिका वाले क्वेश्चन को तालिका को पढ़ना बहुत आवश्यक है। कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? इसका आंसर आएगा बच्चों 144। अगला प्रश्न, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? अनुमानित पूछी है उसने। इसका आंसर आएगा 118। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? इसका आंसर आएगा बच्चों 59:80। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने % की वृद्धि हुई? तो इसका आंसर है 64.71। यो यूपी पैट के पेपर आ रहे हैं बच्चों, इन्हें देख के आपको ये तो पता लग गया होगा कि कोचिंग सेंटरों पे बैठ बैठ के आप जो शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं वो सारी यहाँ पे आकर फेल हो जाती हैं। कैलकुलेशन तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। कंपनी की द्वारा जनवरी और मई में मिलकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? तो इसका आंसर 85 है बच्चों। इनमें कोई सवाल ऐसा नहीं आया है जो आपको शॉर्ट ट्रिक से आप हल कर पाओ। सवाल नंबर 46 से 50, पहले क्वेश्चन को देख लें। इसके बाद ये क्वेश्चन का फिगर आ गया है, इसको चाहे तो कॉपी के ऊपर बना लेना। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको आप कॉपी के ऊपर बना लें। अब आते हैं प्रश्न के अंदर। 46, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितने % अधिक खर्च किया गया? इसका आंसर है 86%। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना % खर्च किया जाता है? 12.78%। सभी प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक हमने हल किया है, फिर भी कोई कमी बेशी रह सकती है। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने % कम खर्च किया गया है? 35% इसका आंसर है। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च
तो बच्चों ये आएगा 7,25,000 रुपये। ध्यान दे लेना, इसमें ऑप्शन एक और भी दिया हुआ है 72,50,000। कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, जल्दी मत करना। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई राशि 1,80,00,000 रुपये है तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2,00,000 रुपये। पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक साथ आ रहा है। 51 से 55, अब ये लाइन ग्राफ है, पहले इसको थोड़ा पढ़ लें आप। अब पूरा लाइन ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया है, इसे भी चाहे तो आप कॉपी पे बना लें। 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। इस प्रश्न में बहुत अधिक गलतियां हैं, मैंने कई बार इसको कोशिश करके चेक करके देखा है। इसका आंसर 9:20 आएगा बच्चों, इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ रुपए थी तो 2001 में दोनों कंपनियों की कुल लाभ कितना था? इसका आंसर आएगा 178.43, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ध्यान दे लेना, मैंने पूरा फोकस किया हुआ है। वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ रुपए और वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय रुपए 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो बच्चों इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है, ध्यान दे लेना इसको, इसका आंसर भी गलत है, मैंने लिख दिया इसके ऊपर। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? इसका उत्तर आएगा 3:5। ठीक है बच्चों, ये पूरी तरह से ये सारणी जो दी हुई है ये अपने प्रश्नों से मेल नहीं खाती है। वर्ष 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपए था, 2002 में आय क्या थी? 283 करोड़, इसका आंसर आएगा 283 करोड़। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ये तो कहलाया था धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है बच्चों, धम्म चक्र प्रवर्तन। आगे, निम्नलिखित में किस शासक के दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे? समुद्रगुप्त के थे। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। बच्चों यहाँ एक बड़ा कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट उठ गया यहाँ पे। अकबर ने सन 1564 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया था, 1575 में इसे दोबारा लागू कर दिया और 1579 में इसने फिर से इसको हटा दिया था। इसके बाद फिर बाद में औरंगजेब ने लगाया था। तो इसका आंसर अकबर भी हो सकता है और औरंगजेब भी हो सकता है, क्योंकि इसने कहा है फिर से लगाने वाला, तो फिर से लगाने वाला अकबर था, दोबारा हटाने वाला भी अकबर ही था। तो इसमें अकबर भी हो सकता है इसका आंसर और औरंगजेब भी हो सकता है। तो दिए गए ऑप्शन में या तो इनमें से कोई नहीं या औरंगजेब, इनमें से कोई एक चेक होगा। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो ये रेलवे है बच्चों, इंडियन रेलवे। पंचतंत्र की कहानियां किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ये शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन आया था। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च इसमें किया गया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? तो इसका प्रमुख परिणाम यह था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। और इसके बाद 1858 आया था भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसके अंतर्गत जो इंग्लैंड की महारानी है उसके हाथ में सीधा शासन पहुंच गया था भारत का। ये क्वेश्चन यहां पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा इसको अलग किया गया था बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA ये रास बिहारी बोस ने बनाई थी। 1-1.5 साल के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसको ज्वाइन कर लिया था और इसका नाम रख दिया था, समझ गए ना? जी 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 जी, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ये वही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा है। पृथ्वी के ऊपर से पानी की सबसे बड़ी झील पूछी है, इसका नाम है कैस्पियन सागर झील। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ये सी राजगोपालाचारी थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। GMT ग्रीनविच मीन टाइम ये इंटरनेशनल समय रेखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसे जन्म दर कहते हैं और इनमें कोई सा भी नहीं दिया हुआ है, तो ये इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा।
1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को जन्म दर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाते हैं? पंजाब में पाए जाते हैं बच्चों। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का अंत कहा जाता है। इसके बाद मानसून चला जाता है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर यही हुआ है। पेपर से कुछ दिन पहले लगातार बारिश हुई 3-4 दिन तक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। भारत के अंदर लगभग 50% जनसंख्या कृषि कार्यों के ऊपर निर्भर है और कृषि जो आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। निम्नलिखित में किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो पंजाब से शुरू हुई थी हरित क्रांति 1960 के दौर में, 1960 के आसपास। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंक एक साथ किए गए थे बच्चों। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद इसमें आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई काम नहीं है, ये केवल आपको सरकारी जो कंपनियां हैं वही इस काम को कर सकती हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग यानी कि पंचवर्षीय योजना बनाने का काम और उन्हें लागू करने का काम किया करता था। तो बच्चों ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनके कार्यकाल में श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। उसके बाद इसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और ये योजना आयोग को इन्होंने भंग कर दिया, नीति आयोग की घोषणा कर दी। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो अनुच्छेद 29 है बच्चों, 29। 78 क्वेश्चन हो गए आपके। 79 सरकारिया आयोग जो बच्चों केंद्र और राज्य के बीच संबंध को लेकर बनाया गया था। प्रकाश वर्ष जो है दूरी नापने का है, ये तारा की दूरी नापता है, तारों की दूरी। सभी अम्लों में समान रूप से स्थायी तत्व हाइड्रोजन है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में टेफ्लॉन की परत लगी हुई होती है। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाने का अधिकार संसद को मिला हुआ है। ठीक है बच्चों। 83 क्वेश्चन। 84 पे जाइए। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, इसमें तीनों चीजें ही आवश्यक होती हैं। दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो बच्चों इसका आंसर है 11/13। डिवाइड करके देख लेना, जिसका आंसर सबसे बड़ा आएगा वही भिन्न सबसे बड़ी है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 86, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, तो इसका आंसर a प्लस बी आ जाएगा, यानी कि 7.9। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण और 80% अभ्यर्थी तर्कण में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो बच्चों इसका आंसर आएगा 5%। सबसे बड़ा बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन। √9 - 4√5, इसका आंसर है √5 - 2। अब इसने कहा है का औसत आ जाएगा। इति का अर्थ होता है समाप्ति और ईति का अर्थ होता है विघ्न, रुकावट। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। स्थावर का विलोम जंगम होता है। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, इसका मतलब क्या है? जैसे ही भय शुरू हो उसको तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या हुआ? सु जमा अल्प, ये यण संधि है बच्चों। अब इंग्लिश का पैराग्राफ है, मैं इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से इसको देखते हुए चलना। बहुत धीरे धीरे इसमें वीडियो बढ़ाऊंगा मैं, आप चाहें तो इसको ध्यान से पढ़ते हुए आए। वीडियो रोक के ही पढ़ सकते हैं आप इसको। कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को पूरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए मिल जाए। अब इसका क्वेश्चन आ जाता है 96। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स? तो यहाँ पे आता है थैंक यू कार्ड्स। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली हॉलीडे? इसका आंसर है नो। चूज ए करेक्ट एंटोनियम ऑफ रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज, तो इसका उल्टा होगा सुस्त, टार्डी। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, तो इसका आएगा स्टोइक। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। टेम होता है पालतू, तो ये हो गया डॉकाइल। बच्चों कोशिश मैंने ये की है कि इसमें आपको सही सही उत्तर देखने के लिए मिल जाए।
कोई भी प्रश्न आप लोगों को ऐसा लगता है कि जिसमें मैंने गलती की हो या कुछ गलत लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के डालें, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। और इसका सॉल्यूशन जो सही सही इसको मैंने किस तरह सॉल्व किया है, इसको देखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो को देख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसका पूरा सॉल्यूशन गणित का बना के डालूंगा कि गणित के प्रश्न हमने किस तरह हल किए हैं। धन्यवाद मेरे बच्चों, वीडियो पर बने रहने के लिए।